नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक रोहित को भी होश आ गया था और वो जब वहां पर आता है तो वो अपने महल में जब आता है तो वो देखता है कि सावित्री वहां पर ही थी। तब वो सावित्री को देखकर रोहित के भी मन में बहुत ही सवाल थे कि आखिर सावित्री इतनी अच्छी अटैक की पोजीशन कैसे जानती थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अकेली सावित्री ने ही कैसे उन फाइटर्स को मुंह की चखाई थी। अपने ही सवालों को अपने दिमाग से निकाल कर अब रोहित सावित्री से कहता है, आप अभी जाइए और फ्रेश हो जाइए, फिर आप यहाँ पर आ जाइएगा माँ की सेवा करने के लिए। रोहित की बात को सुनकर अब फिर से सावित्री कहती है, रोहित बाबा फ्रेश तो अभी आपको होना चाहिए क्योंकि आप अभी अभी आए हैं। ये कहते हुए ही अब सावित्री रोहित को देखती है। रोहित जब खुद को देखता है तो उनके कपड़ों में उनकी माँ का खून अभी भी लगा हुआ था, क्योंकि जैसे ही रोहित अपनी माँ को यहाँ पर अपने हाथों में लेकर आया था तो तभी से ही उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। और यहाँ आने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला था तो रोहित खुद इतना वीक फील कर रहा था कि रोहित को खुद भी चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गया था। बेहोशी से आने के बाद जब वो रोहित होश में आता है तो तब से वो सीधा ही फिर से अपनी माँ को देखने के लिए आ गया था। इसलिए अब सावित्री रोहित के कपड़ों की तरफ देखकर कहती है कि बाबा मेरे से ज़्यादा अभी आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है, आप एक बार अपनी हालत देखिए। ये देखकर ही अब रोहित कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहते हुए ही अब रोहित एलिवेटर की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर चिराग भी रोहित के ही पास आकर कहता है, बॉस एक बार प्रीति से बात कर लीजिए, क्योंकि प्रीति का मेरे पास कॉल आया था लेकिन उस समय मैंने उनको बोला था कि वो आपसे बात करे, लेकिन शायद उसके बाद से प्रीति की आपसे बात हो नहीं पाई है, इसलिए वो मुझे कॉल कर रही है। चिराग की यह बात सुनते ही रोहित भी समझ जाता है कि आखिर चिराग किस बारे में बात कर रहा है। इधर से चिराग ये कहते हुए अब रोहित चिराग से कहता है कि अपने फोन दो। ये सुनते ही अब चिराग रोहित को अपना फोन दे देता है। यहाँ रोहित भी अब चिराग के फोन से अब प्रीति को फोन लगाता है। जल्दी ही जैसे ही प्रीति ने चिराग के कॉल को इनकमिंग कॉल में देखा तो वो जल्दी से अब प्रीति चिराग के फ़ोन को उठा लेती है, क्योंकि प्रीति कई बार चिराग को कॉल कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि चिराग को भी अच्छी तरह से पता था कि प्रीति आखिर उससे क्या पूछना चाहती है और चिराग ने साफ साफ बोल भी दिया था कि इसके बारे में बॉस से बात कीजिए, लेकिन क्योंकि रोहित का फ़ोन प्रीति से लग नहीं रहा था इसलिए वो बार बार ही चिराग का कॉल कर रही थी और वो काफ़ी समय से अब चिराग के ही कॉल का इंतजार कर रही थी। इसलिए प्रीति को जैसे ही चिराग का कॉल आता हुआ दिखाई देता है तो प्रीति अब जल्दी से फोन उठाकर कहती है, हेलो। प्रीति की आवाज़ को सुनकर इधर से रोहित कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो प्रीति। ये कहते हुए ही रोहित अब प्रीति को अपने सारे ही इंस्ट्रक्शन देने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद अब वो फ़ोन को कट कर देता है। प्रीति की भी जब रोहित से बात हुई तो वो सारी ही बातों को अच्छे से समझ जाती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि कलोन अब मारवा हाउस में पहुंच चुका था और उसी के रिगार्डिंग ही रोहित ने हर एक बात को प्रीति को अच्छे से समझा दिया था। अब प्रीति भी फोन को कट करके अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर रोहित भी अब तक अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद रोहित अब फ्रेश होकर मेडिकल फ्लोर पर फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि रोहित के कपड़ों का हुलिया बहुत ही खराब था, इसलिए सावित्री से पहले वो फ्रेश होने आ गया था और अब वो फिर से अपनी माँ के पास मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगता है। जब रोहित वहां जाता है तो वो देखता है कि सावित्री अभी भी वहीं पर ही उसकी माँ के पास ही खड़ी हुई थी। रोहित अब जाकर सावित्री के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। रोहित की ये बात सुनकर अब सावित्री भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि इस वक्त सावित्री को भी फ्रेश होने की ज़रूरत थी, क्योंकि मारवा हाउस में उसने भी बहुत सारी फाइट की थी जिसकी वजह से उसके भी कपड़े कुछ ठीक नहीं थे। इसलिए अब सावित्री भी हाँ में अपना सिर हिलाकर फ्रेश होने के लिए निकल जाती है और अब तक यहाँ पर सिर्फ रोहित ही था आयशा मारवा के पास। स्वाति ने दरवाजे को खोला तो सामने सिर्फ रोहित ही खड़ा था। स्वाति ने अब रोहित से कहा कि मैंने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है, अब बस आयशा के होश में आने का ही इंतजार है।
ये कहते हुए ही अब स्वाति रोहित को कह देती है कि मैंने अपनी तरफ से उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से किया है, बस अब ये देखना है कि उन्हें कब तक होश आता है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। रोहित को ये बात कहते हुए ही अब स्वाति फिर से अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ रोहित भी अब पूरी कोशिश कर रहा था कि उस फ्लोर पर वो अकेला ही रहे, क्योंकि रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो यहाँ पर अकेला होगा आयशा के माँ पास, तो सावित्री माँ कभी भी उसकी माँ को देखने के लिए आ सकती है और उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रहना बहुत ही जरूरी था। रोहित ने अनिका को उस दिन सारी ही बातें काफी अच्छी तरह से बता दी थी कि वो कैसे उस समय अनिका को बहुत ही मिस कर रहा था। उस समय जिस हालात में उस समय रोहित था, उस समय वो उसे अनिका की कितनी ही जरूरत थी। रोहित अपनी एक एक बात अनिका को बयां कर रहा था। रोहित अब अनिका से कहता है कि अगर उस दिन माँ को कुछ भी हुआ होता ना, तो शायद मैं मर ही जाता अनिका। मैं बता नहीं सकता कि उस समय माँ की वो हालत देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मिस्टर मारवा, माँ तो अब पूरी तरह से ठीक है ना। अभी फैक्ट ये है कि माँ पूरी तरह से ठीक है और अभी आप भी अपने आप को संभालिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है, चलो जो हुआ उसे शायद हम नहीं रोक सकते थे, या अगर रोक भी सकते थे लेकिन हम रोक नहीं पाए। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ अब हमारे साथ है, क्योंकि दुश्मनों ने जिस तरह से माँ को किडनैप करने की कोशिश की थी, हालांकि दुश्मन उससे तो असफल ही हुए हैं ना। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक जोर का हक कर लेती है और फिर वो रोहित से कहती है, क्या लगता है आपको मिस्टर मारवा, क्या हमें आकाश को अंजलि मामी से जुड़ा हुआ सच बता देना चाहिए या नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अनिका की ये बात सुनकर रोहित अब कुछ समय के लिए तो चुप रहता है, लेकिन अब रोहित फिर कहता है, मुझे लगता है अनिका के पहले हमें पापा से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर पापा ने ऐसा कोई डिसीजन लिया था तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। अनिका, जब तक हम उस वजह को नहीं जान लेते तब तक मुझे लगता है हमें इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर हमने अंजलि मामी को आकाश के बारे में अगर कोई भी सच बताया तो पता नहीं पापा जो इस बात को छुपाना चाहते हैं उसका कहीं फिर ये ना हो कि कुछ गड़बड़ ही हो जाए। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि रोहित की बात को सुनकर अब अनिका को भी वही बात सही लगती है, क्योंकि अब अनिका भी इसी बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसके पापा खुद कितने समझदार थे वो अच्छी तरह से जानती थी। उसका हर एक डिसीजन कितना स्ट्रिक्ट होता था वो भी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अब अनिका भी यही फैसला लेती है कि जब तक वो अपने पापा से बात नहीं कर लेती वो किसी से इसके आकाश के बारे में कुछ नहीं कहेगी। और अब वो फिर से रोहित से कहती है, चले बच्चों से मिल लें। अनिका के इस बात पर अब रोहित कहता है जरूर, और फिर रोहित और अनिका दोनों ही अब अपने रूम से निकलकर बच्चों के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अनिका और रोहित दोनों ही एलिवेटर से बच्चों के रूम में जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद अनिका ने बच्चों के रूम के दरवाजे को नॉक किया तो उसने देखा कि रिया ने भागकर दरवाजा खोल दिया था। रिया अब अपने मोम और डैड को सामने देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि रिया ने अभी इस समय अपने मोम और डैड को यहाँ पर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और फिर वो दोनों ही को ही एक जोर का हक कर लेती है। रिया अब अपने मोम और डैड को अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहती है। वो अपने मोम और डैड का हाथ पकड़ती है और उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। अंदर आने के बाद रोहित अब रिया से पूछता है, आखिर अलेक्जेंडर कहाँ है रिया? रोहित के इस सवाल पर अब आर्यन कहता है, डैड वो तो शायद टेरेस पर होगा, पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा उदास है। मैंने भी कितने बार ही उससे पूछने की कोशिश की कि अलेक्जेंडर ऐसा क्या हुआ है, जब से तुम वहां से आए हो तब से तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आर्यन की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मैं उसको देखती हूँ, क्योंकि अनिका अलेक्जेंडर के उदास होने की वजह अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अभी अनिका ने ही इस बात को संभालना बेहतर समझा। हालांकि आर्यन के दिमाग में भी अभी बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर जब से अलेक्जेंडर वहां से आया है तब से वो उदास क्यों है, क्योंकि आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन अलेक्जेंडर जो हमेशा से ही आर्यन से अपनी अब हर एक बात बता देता था, लेकिन ये बात वो उससे भी छुपा रहा था। अब अनिका ये कहते हुए ही अनिका भी अब टेरेस की तरफ जाने लगती है। यहाँ रिया अब अपने डैड को गिफ्ट दिखाने लगती है जो उसने अनपैक किए थे, क्योंकि अब तक क्योंकि रिया उन्हीं गिफ्ट्स को अनपैक
करके अपने पास रखे हुए थी। तो वहीं दूसरी तरफ अभी अनीका टेरेस पर जाकर देखती है तो अलेक्जेंडर आसमान की तरफ ही देखे जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो अनीका को भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अपने बेटे को ऐसे अकेला और उदास देखकर अब अनीका जल्दी से अलेक्जेंडर के पास जाती है और वो उससे जाकर अब उसके सिर पर हाथ रख देती है। अपने सिर पर किसी के हाथ का स्पर्श होते ही अलेक्जेंडर भी जब ऊपर की तरफ मुंह करके देखता है तो वो अपनी माँ को देखता है। अपनी माँ को देखकर अब अलेक्जेंडर कहता है, मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं? अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब अनीका पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगे? तुम इस तरह से अपने भाई बहनों से दूर होकर यहाँ टेरेस पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या अलेक्जेंडर? अगर अपने भाई बहन से शेयर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपनी माँ से तो शेयर कर सकते हो। अनीका की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर अनीका को एक जोर का हक करते हुए कहता है, मैं अपने बड़ी को बहुत ही मिस कर रहा हूँ मोम। मुझे बड़ी के पास ही रहना था, मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनीका एक गहरी सोच में चली जाती है और वो भी यही सोचती है कि क्या पिछले 6 सालों में भी अलेक्जेंडर ने अपने बड़ी को इतना ही मिस किया होगा जितना वो उसे आज कर रहा था। लेकिन तब तो वो अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर नहीं करता था और ना ही उसने कभी किया था, क्योंकि उसने अपने बड़ी के बारे में पिछले 6 सालों में किसी को भी कुछ भी नहीं कहा था। अनीका भी यही सोच रही थी कि पिछले 6 सालों में अलेक्जेंडर ने अपने बड़ी को कितना ही मिस किया होगा, लेकिन वो उसके बारे में किसी को भी बता भी नहीं पाया। वो अंदर ही अंदर कितना घुट रहा होगा, कितना ही रो रहा होगा अपने बड़ी को मिस कर करके। अनीका अब अपने हाथ को अलेक्जेंडर के सिर पर अब फेरने लगती है और फिर वो अलेक्जेंडर से कहती है, क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो हमारे साथ? अनीका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मोम, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं उन्हें भी बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने बड़ी की अब बहुत ही याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, मेरे यहाँ पर भाई बहन भी है, मैं आप दोनों को भी बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने बड़ी को भी बहुत ही प्यार करता हूँ और इसलिए शायद मुझे उनकी याद आ रही है। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब अनीका कहती है, अच्छा ये बताओ कि जब तुम राजमहल के बेसमेंट में रहते थे तो तुम कितनी ही बार अपनी बड़ी से मिलने के लिए जाते थे? अनीका अब यहाँ पर सीधे ही अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम अपना जब से तुमने अपनी आंखें खोली थी, जब से तुम चीज़ों को समझने लगे थे, तब से तुम कितनी ही बार अपने बड़ी से मिले थे? अनीका की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, वो मुझे नहीं पता मोम, क्योंकि बस क्रिस्टोफर डैड मुझे एक इंजेक्शन लगा देते थे और फिर वो नेक्स्ट डे ही मुझे बड़ी के पास ले जाते थे। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे जाता था, कितनी बार जाता था। आपको पता है क्रिस्टोफर डैड मुझे भी वहीं पर ही उतार देते थे जहाँ पर कल मॉर्निंग में हम सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अलेक्जेंडर अब अनीका को बताता है कि जिस तरह से आप के साथ में गया था जब क्रिस्टोफर डैड मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, तो वो भी मुझे ऐसे ही लेकर जाते थे जिस तरह से हम कल मॉर्निंग में गए हैं। और पता है मोम, उस वहाँ तक पहुँचने का ही मुझे याद रहता था, उसके आगे तो वो भी मुझे खुद बेहोश कर देते थे। अलेक्जेंडर की बातों को सुनकर अब अनीका धीरे धीरे सब कुछ समझ रही थी। जिस पावर ड्रग को क्रिस्टोफर शक्तिशाली गेंडा, यहाँ तक कि रेखा मौसी को भी इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल पर उनकी डोज को दी जाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को भी 6 साल की एज में सारी ही डोज दे दी गई थी। क्योंकि एक तरफ जहां पर क्रिस्टोफर को शक्तिशाली गेंडे को और रेखा मूर्ति को वो डोज एक गैप के बाद दी जाती थी और उन्हें बहुत समय के गैप के बाद वो डोज दी जाती थी, लेकिन अलेक्जेंडर को तो वो डोज 6 साल के अंदर ही सारी दे दी गई थी। अनीका अब धीरे धीरे डॉट्स को कनेक्ट करने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग अलेक्जेंडर की बॉडी को पावर ड्रग के इफेक्ट से इम्यून करते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर जितना छोटा था उसके हिसाब से तो अलेक्जेंडर के लिए इन पूरे ही 6 साल में सारी ही डोज को लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस डोज के इफेक्ट से कितने ही बच्चों की तो जान चली गई थी। लेकिन अलेक्जेंडर जो कि खुद एक बच्चा था, हाला भला उसकी बॉडी ने उस सब को कैसे
उस डोज की वजह से उसकी बॉडी कैसे अब तक सुरक्षित थी। अनिका वैसे ही सभी चीजों को सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी अलेक्जेंडर वहां पर किंग के पास जाता था तो किंग उसकी बॉडी को उस ड्रग के इफेक्ट से इम्यून करते हो, इसीलिए ही शायद क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को वहां पर बार बार लेकर जाता हो, क्योंकि एक यही रीजन हो सकता है कि अलेक्जेंडर उसे डोज को इतनी कम उम्र में लेने के बाद भी सही सुरक्षित था। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती होगी कि पावर ड्रग की हर डोज को अलेक्जेंडर को देने के बाद क्रिस्टोफर उसे किंग के पास लेकर जाता होगा। अनिका को अच्छी तरह से पता था कि जब अलेक्जेंडर रोहित और अनिका की जिंदगी में आया था तो क्रिस्टोफर ने उसे पहले ही 14 डोज दे दिए थे और 15वीं खुद अनिका ने दिया था, क्योंकि उसने वहां पर एक डोज को भिजवा दिया था ये कहकर कि अलेक्जेंडर को इसकी जरूरत है, नहीं तो वो उसकी जान भी जा सकती है, जिसे क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के पेट एनिमल के साथ ही मारवा हाउस में भेजा था। अब अनिका धीरे धीरे सब कुछ समझ गई थी कि आखिर कैसे उसके बच्चे अलेक्जेंडर ने इतनी कम एज में ही पावर ड्रग के इफेक्ट को झेल लिया था, लेकिन एक माँ होने के नाते अनिका अपने बच्चे की इतनी तकलीफ भी नहीं झेल पा रही थी, क्योंकि वो खुद इमेजिन कर रही थी कि उस समय पर उसका बेटा सच में कितनी ही तकलीफ में होगा। अलेक्जेंडर अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आप जानती हो मम्मा, क्रिस्टोफर डैड तो मुझे दिल्ली नहीं भेज रहे थे, तभी उनके पास एक फ़ोन कॉल आया था, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब उनके पास वो कॉल आया तो वो गुस्से में कह रहे थे कि ठीक है, मैं अलेक्जेंडर को लेकर आता हूँ, क्योंकि उस फोन कॉल से ही क्रिस्टोफर डैड मुझे दिल्ली भेजने के लिए माने थे, लेकिन मैं उसे दिल्ली नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैं उन्हें वहीं पर ही लेकर आता हूँ, लेकिन मैं उसे दिल्ली हरगिज भी नहीं भेजूंगा। ये कहते हुए ही उन्होंने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो किसी से गुस्से में बात कर रहे थे। अलेक्जेंडर अपनी बात को अब आगे बढ़ाने के लिए अनिका की तरफ देखता है। अलेक्जेंडर को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर अनिका का मन को खुशी मिल रही थी, क्योंकि आज उसका बेटा अलेक्जेंडर अपनी माँ से वो सब कुछ शेयर कर रहा था जो कि पिछले 5-6 सालों में वो किसी से भी वो चीजें शेयर नहीं कर पा रहा था। अनिका अब अलेक्जेंडर से कहती है कि आगे क्या हुआ था बेटा। अनिका की इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, ये सोचकर के उसकी माँ सच में उसे सपोर्ट कर रही है और वो सच में वो सारी चीजें जानना चाहती है जो वो फील कर रहा है। अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, फिर क्रिस्टोफर डैड मुझे वहीं लेकर गए थे, उसी लोकेशन पर जहां आप लेकर गई थी, क्योंकि उसके बाद का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता है मोम, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, उसके बाद का रास्ता तो बेटा तुम्हारी मम्मा को भी नहीं पता है। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी मम्मा, क्योंकि उसकी मम्मा ही उन सबको वहां पर लेकर गई थी, तो उसकी मम्मा को वहां का रास्ता कैसे पता नहीं होगा। लेकिन अब उसको छोड़ते हुए अलेक्जेंडर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उस दिन क्रिस्टोफर डैड वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अबे बूढ़े, तू खुद को क्या समझता है, होगा तू किंग, मेरे लिए तो तू एक डरपोक है, डरपोक, आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया। बूढ़े तू सुन ले, अलेक्जेंडर मेरा बेटा है, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा, भले ही वो रोहित मारवा रश्मि को जान से ही क्यों ना मार दे। वैसे भी सारी गलती तो उस रश्मि की ही है, क्या जरूरत थी उस रश्मि को अलेक्जेंडर के बारे में उस रोहित मारवा को कुछ भी बताने की, क्योंकि अगर वो रश्मि खुद मेरे पास आ गई तो उसको मैं ही अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। किसी को कोई भी हक नहीं है मेरे बेटे को मेरे से दूर करने का, होगा ये रोहित मारवा का बच्चा, लेकिन इसकी परवरिश मैंने की है। क्रिस्टोफर जोर जोर से वहां पर ऐसे चिल्ला रहा था। क्रिस्टोफर ये बात कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर की तरफ देखता है और फिर अपना हाथ उसके सिर पर फेर कर कहता है, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें इतने सालों से चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई है, तुमने जो भी मांगा है मैंने तुम्हें हर वो चीज दी है वहां पर उस बेसमेंट में, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। और हाँ, इस बूढ़े की बात तो बिल्कुल भी मत सुनना। अलेक्जेंडर ये सारी बातें अनिका को बताता है कि जब वो वहां पर बूढ़े किंग के महल में गए थे तो वहां पर क्रिस्टोफर जोर जोर से चिल्ला रहा था और फिर उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी। वो मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, और इस बूढ़े की बिल्कुल भी कोई भी बात मत सुनना। वैसे भी वो तो बूढ़ा हो गया है, उसका तो दिमाग सटिया गया है, वो अब सही तरह से डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से अब उसका दिमाग
दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा है। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर उसे घूर घूर कर देख रहा था कि उसके डैड उसके बड़ी के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय अलेक्जेंडर महज 6 साल का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर रख देता है। जब क्रिस्टोफर ने देखा कि अलेक्जेंडर उसे इस तरह से घूर घूर कर देख रहा है तो वो गुस्से से अब अलेक्जेंडर से बोला कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इससे पहले कि अलेक्जेंडर इस बात का कोई भी जवाब देता, क्रिस्टोफर के कानों में एक आवाज आई कि तुम अब तक यहाँ से नहीं गए हो, तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम बस इसे यहाँ पर छोड़ के जाने का था, तो तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तक छोड़कर गए क्यों नहीं? जैसे ही अलेक्जेंडर ने सामने देखा तो एक मास्क पहना हुआ एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर अब दौड़कर उसके पास चला गया और उस आदमी ने भी अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठा लिया था। अलेक्जेंडर अब उस आदमी से कहता है कि आप मुझे बड़ी के पास लेकर जाएंगे। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर वो आदमी हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये देखकर अब अलेक्जेंडर के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अलेक्जेंडर उस समय क्रिस्टोफर से प्यार नहीं करता था, वो भी क्रिस्टोफर से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसकी दो पर्सनैलिटी की वजह से कभी कभी वो घबरा जाया करता था। लेकिन वो अपने बड़ी को बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर इस महल में आता था तो उसे अपने बड़ी से बहुत ही प्यार मिलता था। तो वहीं क्रिस्टोफर उस आदमी से किंग के बारे में नॉनस्टॉप बकवास किए ही जा रहा था। उस आदमी के सामने भी क्रिस्टोफर अपने गुस्से को बयां कर रहा था। वो लफ्ज बोल रहा था जो उस समय उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसके मन में उस समय जो भी कुछ आ रहा था वो बस लगातार बोलता ही जा रहा था। जब उस आदमी ने देखा कि अब ये ऐसे नहीं मानने वाला है, तब उस फाइटर ने कहा कि अगर तुम इस वक्त यहाँ से गायब नहीं हुए तो तुम अपने पैरों पर यहाँ से नहीं जा पाओगे। खबरदार है, अगर तुमने अब यहाँ पर किंग के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी और बोला तो। ये सुनते ही क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, मैं उस बूढ़े का ही बेटा हूँ, तो तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे से इस तरह से बात करने का। क्योंकि उस दिन क्रिस्टोफर अपने गुस्से में बहुत था। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर उस फाइटर ने जवाब दिया कि गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम उसके बेटे हो। ये कहते हुए ही वो फाइटर अब क्रिस्टोफर को घूर घूर कर देखने लगता है और फिर अपने कदमों को क्रिस्टोफर की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर अब क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से कहता है, तुम मेरे बेटे हो, तुम रोको ना इसे, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्रिस्टोफर भी अच्छी तरह से जानता था कि अब ये फाइटर उसे सच में यहाँ पर उसे को उसके पैरों पर खड़ा रहने के लायक नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए वो अब अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें इसे रोकना चाहिए। क्रिस्टोफर की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी उस फाइटर को देखने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। ये देखकर अब क्रिस्टोफर को अलेक्जेंडर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। क्रिस्टोफर अब अपने मन में ही कहता है कि तुम एक बार बेसमेंट में आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लड़का तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पर आके पता नहीं इसको भी क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी बस ये उस किंग का ही हो जाता है, मैं जैसे में इसके लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्रिस्टोफर अब अलेक्जेंडर को देखकर ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा था। ये कहते हुए क्रिस्टोफर वहां से जाने लगता है। यहाँ वो फाइटर अब अलेक्जेंडर को फिर से अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहता है। अलेक्जेंडर अब अपने हाथ उस फाइटर के सामने खोल देता है। वो फाइटर भी अब अपनी पॉकेट से एक पट्टी निकाल देता है और उसे अलेक्जेंडर को दे देता है। अलेक्जेंडर भी अब जल्दी से अपनी आंखों पर उस पट्टी को लगा देता है और फिर कुछ ही देर के बाद अलेक्जेंडर उस प्लेस में चला जाता है और उसने अपनी आंखों पर से पट्टी भी हटा दी थी। उसके बाद वो छोटा सा अलेक्जेंडर अब दौड़कर एलिवेटर से सीधा ही टेरेस पर चला जाता है, जहां पर उसके बड़ी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब अलेक्जेंडर दौड़कर अपने बड़ी को एक जोर का हक करते हुए कहता है, बड़ी क्या आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो? लेकिन आप मुझे खुद से दूर क्यों भेज रहे हो? अलेक्जेंडर की इस बात पर किंग ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास भेजना चाहता हूँ। क्या तुम उनसे नहीं मिलना चाहते? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे डैड कौन है? किंग के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से बस अपने बड़ी को ही देख रहा था, क्योंकि अब तक वो क्रिस्टोफर को ही अपना डैड समझता था। अलेक्जेंडर अब किंग से कहता है, क्या क्रिस्टोफर डैड मेरे डैड नहीं है क्या? मैं भी तो अपने डैड के ही पास हूँ ना बड़ी। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि उसने बस तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, वो तुम्हारे डैड नहीं है।
तुम्हारे रियल डैड तो कोई और ही हैं, इसलिए मैंने उसकी गलती को माफ कर दिया है क्योंकि उसने आज तक तुम्हें प्रोटेक्शन दी है। अलेक्जेंडर किंग के कंधे पर अब अपना सिर रख कर अपने मन में सोचता है कि आप मुझे भेजना चाहते हो ना बड़ी, लेकिन क्यों? आप देखो ना कि मैं उन्हें कितना परेशान करता हूँ कि वो परेशान होकर मुझे वहां से भेज देंगे, लेकिन मैं क्रिस्टोफर डैड के पास भी नहीं जाऊंगा। बड़ी, आप देखो ना कि मेरी शैतानियाँ कितनी होती है। अगर मैं अपने रियल डैड के पास गया तो हो ना हो वो मुझसे परेशान हो जाएंगे और वो मुझे अपने पास नहीं रखेंगे, और वो भी इस चीज़ का क्या भरोसा है कि वो इतने सालों बाद मुझे अपनाएंगे। उस अंधेरे बेसमेंट में जब अब मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस से अपने क्रिस्टोफर डैड के पास नहीं जाना क्योंकि वो भी मुझे फिर से उस बेसमेंट में ही बंद कर देंगे। इसलिए मैं इधर उधर भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है आप मुझे कहीं से भी ढूंढकर अपने पास ही ले आएंगे और मैं हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूंगा। ये सोचते हुए ही अब अलेक्जेंडर अपने बड़ी के कंधे पर ही सो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर अपने बड़ी से दूर नहीं होना चाहता था। आज वो इतना परेशान था इस बात को जानकर के वो यहाँ से दूर जा रहा है, यानी कि वो अपने बड़ी से दूर जा रहा है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ रखी थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वो किंग के कंधे पर ही सिर रख के सो गया था। यहाँ जब अनिका ने अलेक्जेंडर की ये सारी ही प्लानिंग सुनी तो वो फटी हुई आंखों से बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे बताया था कि उसके मन में क्या क्या चल रहा था। अनिका ने पहले ही रिया और आर्यन की प्लानिंग देखी थी, लेकिन अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो अनिका को वो सारी ही बातें अब याद आती है कि आखिर किस तरह से अलेक्जेंडर सच में ही वहां पर जब रोहित के मारवा हाउस में आया था तो सभी को कैसे ही वहां पर आकर परेशान करता था, क्योंकि वो अलेक्जेंडर ये एक प्लानिंग लेकर आया था कि वो सबको वहां पर जानबूझकर परेशान करेगा, और जब वो सबको परेशान करेगा तो उसके डैड उसे मारवा हाउस से भगा देंगे। और यहाँ से भागने के बाद फिर क्योंकि उसने एक तरफ से तो यहाँ पर क्रिस्टोफर को भी नकार दिया था, उसने उस फाइटर से उसको नहीं बचाया था, दूसरी तरफ से वो रोहित मारवा के साथ भी यहाँ पर मारवा हाउस में आकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था ताकि रोहित भी उसे यहाँ से अब भगा दे, और फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि जब उसे यहाँ से मारवा हाउस से निकाल दिया जाएगा तो किंग कैसे भी करके उस तक पहुंच जाएगा और वो फिर अपने बड़ी के पास ही रहेगा। ये सब अलेक्जेंडर की प्लानिंग का एक हिस्सा था। अनिका अब इसी चीजों को सोचने लगती है कि सच में अलेक्जेंडर जो भी कुछ कर रहा था क्या वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अनिका भी यही सोच रही थी कि तभी एक बात उसके दिमाग में आई। बात को सोचकर अब अनिका ने फिर से अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम्हारे बड़ी ने तुम्हें कभी मेरे बारे में नहीं बताया था कि तुम्हारी एक माँ भी है? अनिका के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मुझे आपके बारे में बड़ी ने कुछ भी नहीं बताया था मॉम, लेकिन हाँ क्रिस्टोफर डैड ने मुझे कहा था कि मैं आपको अपने डैड की लाइफ से दूर कर दूं। अलेक्जेंडर की ये बात सुनने के बाद अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी कि अलेक्जेंडर अपनी माँ को धीरे धीरे ही सही अपनी 6 साल की बातें आज बता रहा था, शेयर कर रहा था, जो अलेक्जेंडर ने आज तक कभी किसी से नहीं कही थी। लेकिन यहाँ अनिका को किंग के ऊपर अब काफी ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अलेक्जेंडर को ये बताया कि रोहित ही अलेक्जेंडर का रियल फादर है, लेकिन कभी भी किंग ने अलेक्जेंडर को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि मैं भी उसकी माँ हूँ। क्या सच में किंग मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ के बारे में भी नहीं बताया? अनिका को ये सब सोचकर आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अनिका और अलेक्जेंडर अभी साथ में ही थे कि तभी दोनों के ही कानों में रिया की आवाज आई। पीछे से रिया कहती है कि आप दोनों रूम में क्यों नहीं आए, हम कब से आप दोनों का ही वेट कर रहे हैं रूम में। क्योंकि जब यहाँ पर अनिका और अलेक्जेंडर काफी देर से ही टेरेस पर थे तो रिया अब यहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए उन्हें बुलाने के लिए ऊपर आ गई थी। रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर और अनिका दोनों ही रिया को देखते हैं तो वहाँ रिया आर्यन और रोहित के साथ खड़ी थी। रोहित काफी हैरानी से बस अलेक्जेंडर और अनिका को ही देख रहा था। रोहित की आंखों को पढ़ते हुए ही अब अनिका ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, क्योंकि जब अलेक्जेंडर यहाँ पर अकेला बैठा था तो मैं भी वहीं पर उसको ही कंपनी देने के लिए बैठ गई।
अनिका की बात को सुनकर रोहित अब अलेक्जेंडर के पास आ जाता है और फिर वो अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि ये बड़ी कौन है, क्या तुम अपने डैड को उसके बारे में नहीं बताओगे। रोहित की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर अनिका को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि उसकी मम्मा उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, क्योंकि जो बात अभी अलेक्जेंडर ने अनिका को कही थी वो बात अलेक्जेंडर अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि अनिका भी अब उस पैलेस के बारे में अच्छे से जानती थी। जब अलेक्जेंडर को ये पता चला कि उसकी मम्मा इस पैलेस में पहले आ चुकी है तो अलेक्जेंडर एक अनुमान लगा लेता है कि शायद उसकी मॉम को उसकी बड़ी के बारे में पता है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर वहां पर किंग से मिलने के लिए भी गया था तब अनिका अलेक्जेंडर को किंग के कमरे में लेने भी आई थी। इसलिए अलेक्जेंडर इस बात से श्योर हो गया था कि उसकी माँ उसकी बड़ी के बारे में अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जब रोहित ने अलेक्जेंडर से उसके बड़ी के बारे में पूछा तो अब अलेक्जेंडर यही सोच रहा था कि अब उस सिचुएशन से वो कैसे निकले, इसलिए वो अब उम्मीद भरी निगाहों से अनिका को ही देखता है कि उसकी मम्मा ही अब उसकी कोई हेल्प करेगी, क्योंकि अलेक्जेंडर जानता था कि जब तक उसके बड़ी नहीं चाहेंगे अलेक्जेंडर उसके बारे में अपने डैड को तो क्या वो किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता था। अनिका बात को संभालते हुए कहती है कि रिया, तुम्हें नहीं लगता कि पेरिस आने के बाद तुम्हारे डैड यहाँ पर आकर कुछ बदल गए हैं, क्योंकि पहले तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे।